हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं। जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम, पीएमएस हमारा चाहे सिंध का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे केपीके का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जीबी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम कवर करते हैं। अब यहां पर एक इशू आ रहा है, जितने भी जो हमारे डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस ले रहे हैं उनको तो पता है, आज हमारी क्लास नंबर 102 है एनालिसिस की, ठीक है। और ये कह लें कि हम पूरा साल जो है ना, ये 2026 जो है, इसी तरह इसको कंटिन्यू रखेंगे और आप अपने यहाँ पर करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हैं। जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हो रही है वो आपका नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इशू ये आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है कि सर हमें जो है आपका एनालिसिस इंटरेस्टिंग है, आप चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इशू आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रही कि हम किस एंगल से लेकर इनको चलें, है ना। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेली बेसिस के ऊपर सुन रहे हैं, थोड़ा उनको बताना पड़ेगा। आप भी डेली बेसिस के ऊपर सुनते हैं कि सारे एक ही बात बताते रहते हैं, लेकिन मेरा काम है हेल्प करना कि जितना एज पॉसिबल एज हो सके लोग जो है एस्पिरेंट्स को जो है इजी करके देना चीजों, ठीक है, चीजें। अब क्या कर रहा है कि जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, अभी से जो 10 टॉपिक या 15 टॉपिक है या 20 टॉपिक्स, आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक को जो एक पेज के ऊपर नाम लिख लेना। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी एक पेज के ऊपर लिखे, गवर्नेंस सेकंड पेज के ऊपर, थर्ड पेज पे क्लाइमेट, फोर्थ पे आप जियोपॉलिटिक्स, फिफ्थ पे आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स, उसके बाद ग्लोबल चेंजिंग डायनामिक्स, जो दुनिया के अंदर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वाला पेज अलग बनाए, ठीक है। अब ये पेज बनाने के बाद मैं डेली बेसिस के ऊपर जो ओपिनियन या एडिटोरियल जो आर्टिकल डिस्कस करता हूं, है ना, वो यहां पर मैं बता देता हूं कि ये टॉपिक एजुकेशन के रिलेटेड है, ये क्लाइमेट के रिलेटेड है, ये हमारा फॉरेन पॉलिसी के है, रीजनल डायनामिक्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर को लेकर है, ये यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या यहाँ पर ये जो अपडेट हुई हैं चीजें ये हो रही हैं, ये वॉर्स है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे रीजंस क्या, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, बता देता हूँ कि ये टॉपिक इसके रिलेटेड है ना। तो न्यू एस्पिरेंट्स अपने सबसे पहले टॉपिक्स को सेग्रीगेट करें पेज के ऊपर और देन यहां पर लर्न करें, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएं। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर 2027 अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, अभी 26 हमारी 4 फेब से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो 27 वाले स्टूडेंट है ना, तो उनको चाहिए कि अपना अभी से काम स्टार्ट करें। अभी आपको देर नहीं हुई, अभी 1 ईयर पड़ा है, तो आपने अपने नोट्स मेकिंग यहां पर कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर डान का कंप्लीट एनालिसिस रहे, आपकी एनालिटिकल जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाएगी, है ना। अब मसला क्या होता है, जब आप अगर आपकी एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं हो रही, तो मसला क्या होता है, जब मेन एग्जाम के अंदर मुझे पता है थोड़ा टॉपिक हटकर चले गए, लेकिन डिस्कस करना जरूरी है, हमारा मेन एग्जाम के रिलेटेड है, एनालिसिस भी हमारा मेन एग्जाम के लिए, तो यहां पर बतानी चीजें जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम बात करते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, हमारी राइटिंग स्पीड नहीं है। मैं एक बात क्लियरली बता दूं, आपकी जो राइटिंग स्पीड है ना, वो आपके अकॉर्डिंग टू ब्रेन चलती है। जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी फास्ट होगी, आपका हाथ उतना ही ज्यादा काम करेगा, उतना ही ज्यादा चलेगा, उतना ही ज्यादा आप स्पीड से लिख पाएंगे जितनी स्पीड से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो क्यों है, आइडियाज क्यों स्लो है, उसकी रीजन पता क्या है। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकंड थिंग इज दैट कि हमारा नॉलेज जो है वो पॉलिश नहीं है ना। हमें चीजों का जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं, हमारे पास सुपरफिशियल नॉलेज है। जब वो हमारे ब्रेन में आता है ना कोई आइडिया, तो वो मिक्सचर बना हुआ आता है, हमें उसकी क्लैरिटी नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, क्योंकि हमें पता नहीं लग रहा था अब मिक्सचर बना पड़ा है, अब इसको किसके साथ कनेक्ट करके हम पेज के ऊपर उतारें, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूं, जो आपका पीस ऑफ पेपर, जो राइटिंग वाला पीस ऑफ पेपर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड, है ना। ये अपनी जो है ना दिमाग के अंदर बैठा ले, जो आप लिख रहे हैं ना वो ब्रेन के अंदर, ये तो सबको ही पता है, लेकिन जो आपकी राइटिंग स्किल की जो स्पीड है वो आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर बेस करती है। अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्लो है, तो सबसे पहले अपने आइडियाज क्लियर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपना नॉलेज जो है उसको पॉलिश करने की जरूरत करें। आपके आधे से ज्यादा मसाइल यहां पर एंड हो जाएंगे। ना हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि सर आप गलत कह रहे थे। भाई ये रिसर्च बेस्ड है, एक्सपीरियंस की गई चीजें, आज इतने सालों से हमारी भी जर्नी रही है इसके अंदर, ठीक है। तो चीजें वो है जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, कोई न्यू चीजें नहीं है, आपको भी पता है ना। तो दूसरों की मिस्टेक से लर्न करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहें चीजों को लेकर। तो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट लाजमी कहता हूं, ठीक है, बहुत काम किया आपकी। पॉजिटिविटी कम्स फ्रॉम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन।
बट नॉट कम फ्रॉम एनी अदर थिंग। जो आपकी पॉजिटिविटी है ना वो इंस्टिंक्टिवली आती है, अंदरूनी तौर पे आती है, लोगों के जो है ना वो कह ले के देने से नहीं आती, खुद लेकर आनी पड़ती है ना। तो ये चीज है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी जो मैंने पहले बताई। अब हम टॉपिक, क्योंकि हमारा मेन एग्जाम के रिलेटेड है इसलिए बताइए, है ना। तो इसको स्किप बात कीजिएगा, ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो मैं लेक्चर के दौरान डिस्कस करता हूं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो उनको पता नहीं चलता कि सर क्या करें, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट लाजमी होती है कि आप कमेंट लाजमी किया करें नीचे, कोई पॉजिटिव कमेंट या पॉजिटिव एनालिसिस है आपका, पॉजिटिव कोई क्वेश्चन अगर क्वेरी है, कोई टॉपिक को कवर करना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो लाजमी कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है। ऑब्वियसली बात है, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए जो लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं तो उससे उसका फायदा होगा ना, हमें पता चलेगा इतने लोग एंगेजमेंट है हमारे साथ, है ना। तो ये चीज आपने लाजमी करना है। चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, काफी टाइम ले लिया हमने आपका। सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सीए के, पीए के, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर की बात कर रहा हूं, आईआर के, सीए से काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। डान का कंप्लीट एनालिसिस जो है ना हमारा पीएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब वो जो पीएमएस में क्वेश्चन दे रहा है ना, अब वो हिस्ट्री को कम टच करता है, लेकिन हिस्ट्री को टच करेगा भी तो करंट सिनेरियो को, कंटेम्परेरी सिनेरियो को कनेक्ट करके करेगा वो, देन वो क्वेश्चन पूछता है। डिपेंडेंट क्वेश्चन, यहां पर डिपेंडेंट क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर बेस कर रही होती है चीजें, उसको रिलेट करके लिखना होता है यहां पर। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, पाकिस्तान क्लाइमेट मूवमेंट। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता लग रहा होगा कि क्लाइमेट के बारे में तो हमने बहुत सारा पढ़ा, है ना, बहुत सारा पढ़ा जी। फ्लड पढ़ा जी, 2022 पढ़ लिया हमने, 25 पढ़ लिया, यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया। लेकिन जो आज जिसके अंदर एनालिसिस है ना ओपिनियन का, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन क्या है, मैं यहाँ पर यूएनएफसीसी, है ना, जो आपका यूएन फ्रेमवर्क ऑन कह के क्लाइमेट चेंज है, यहां पर विड्रॉ किया यूएसए ने, पेरिस एग्रीमेंट को यहां पर विड्रॉ किया गया यूएसए की तरफ से। कोप 30 अभी ब्राजील के अंदर होती है, बेलम के अंदर, उसको भी यहां पर जो है अटेंड नहीं किया जाता यूएसए की तरफ से। अब हो क्या रहा है, यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहां पर, जिसकी जगह पुर कर रहा है चाइना। अब जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है, हम इसको रिलेट करेंगे क्लाइमेट, है ना। हो क्या रहा है कि यूरोपियन कंट्री क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट इशू को लेकर स्टैंड कर रही हैं, और चाइना को एक जो वैक्यूम मिला है उसको पुर करने के लिए वो चाइना यहां पर एंट्री मार रहा है। जो चाइना ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि वो क्या कर रहा है, यहां पर मल्टीलैटरल सिस्टम को इंपावर करने की बात करता है, रीजनलाइजेशन को इनहेंस करने की बात करता है। अब यहां पर देखना यह कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान क्योंकि यूएसए और चाइना की कंपटीशन भी है, और यूएसए ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका है क्लाइमेट से, है ना, जिनका पर्पस था यहां पर क्लाइमेट इनजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ को यहां पर खत्म करना, लॉस एंड डैमेजेस फंड को यहां पर प्रोवाइड करना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। लेकिन क्या हुआ कि यूएसए इससे विड्रॉ कर गया, है ना। अब सारी गेम किसके पास चलेगी, चाइना के पास। तो चाइना यहां पर इस खला को पूर्ण करने की कोशिश कर रहा है ना। तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है और एनालिसिस बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड ऑफ स्टेबिलिटी, ये इकोनॉमी के रिलेटेड आपका टॉपिक है। पहला आपका क्लाइमेट का है, सेकंड आपका इकोनॉमिक है। सर डेली तो आप बात करते हैं, आपने इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर डिटेल लेक्चर मैंने दे दिया जी, अभी आप जाकर चेक करें, आपको जो है वो मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो, उसके अंदर मैंने सब टर्म्स को डिस्कस किया है और डिटेल्स के साथ किया है कि अभी हमें करंट जो इश्यूज है, आपका बूम बस्ट साइकिल मैंने डिस्कस किया, पब्लिक डेट, सर्कुलर डेट विशेष आईएम साइकिल। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर जो है वो कल फॉरेन एड्स, उसके बाद फंड्स लॉन्स की बात की है मैंने, उसके बाद मसलेनियस हमने डिबेट की है यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, और बड़ा डिटेल्ड लेक्चर है। लेकिन जो लोग यहाँ पर एस्पिरेंट, जिनको डर है ना, फियर है कि हमें इकोनॉमी का टॉपिक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसकी ये मिसकंसेप्शन है। अभी जो हीरा चल रहा है ना, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो जियो इकोनॉमिक है, और अगर जितनी देर आप इकोनॉमी को कवर नहीं करेंगे, करंट अफेयर पाकिस्तान का अफेयर आपका कहीं ना क्वेश्चन लाजमी पूछता है, वो आप लिख कर ले ले, करंट अफेयर में और पाकिस्तान अफेयर में इकोनॉमी का क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। इकोनॉमी को मत जो है आप छोड़ें, मैं बार बार कर, इसको ना टेक्निक है, इकोनॉमिक जो इकोनॉमी का टॉपिक है ना, इसकी टेक्निक है याद करने की। हम जो बात करते हैं ना, बहुत सारे स्टैट्स चाहिए, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए, नहीं चाहिए भाई, कुछ चंद चीजें चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे को आप मेमोराइज कर लें,
जिसको इकोनॉमिक सर्वे ऑथेंटिक रिसोर्स है हमारा इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने का, है ना। उसके बाद आप आईएमएफ के जो रिपोर्ट है, आईएमएफ की रिपोर्टें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको याद देखें जीडीपी ग्रोथ कितना आ रहा है हमारा, उस चीज को देखें। उसके बाद ये देखें कि वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, इस को देखें जीडीपी ग्रोथ कितना है। अब इतना ही पढ़, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें, है ना। उसके बाद यहां पर देखें जो राइटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इशरत हुसैन साहब को आप देखें, इश्यूज इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, है ना, वो पूरा यहां पर कहते हैं रिस्ट्रक्चर करने की बात करते हैं। मिलिया लोधी साहब को यहां पर जो है वो पढ़ें आप, है ना। और भी इकोनॉमिस्ट है, नदीमुल हक साहब हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो इकोनॉमी का टॉपिक आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आपको कह ले 10 to 12 अगर आपको स्टैट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर का पता है, करंट अकाउंट का पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पता है, उसके बाद ट्रेड डेफिसिट का पता है, पब्लिक डेट का पता है कितना है, सर्कुलर डेट का पता है कितना है, तो मोर देन इनफ है। आईएमएफ का पता होना चाहिए कितना प्रोग्राम चल रहा है, जैसे 25 हमारा अभी प्रोग्राम चल रहा है ना। तो यहां पर जो एंड ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, वो ये है कि जब आपका कह ले लोन्स मिल रहे हैं, बेल आउट प्रोग्राम्स मिल रहे हैं और आपको फॉरेन एड्स और सब कुछ मिल रहा है ना, डोमेस्टिक डेट भी मिल रहा है, तो इकोनॉमी क्या होती है, यहां पर आपकी स्टेबलाइज कर जाती है। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। इकोनॉमिक ग्रोथ तब तक नहीं होगी जितनी देर तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर जो है स्ट्रांग नहीं किया जाएगा या अपलिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक नहीं बढ़ेगी। यहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे तब बढ़ेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंपावर करें, एक्सपोर्ट्स को यहां पर बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन इंटरनेशनल जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मीट करना चाहिए। यह भी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोडक्शन खाली बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्वालिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन तक जो उसकी रसाई हासिल हो सके। यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। अब बात करेंगे औरंगजेब साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है अभी, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज है कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को लेफ्ट कर रही हैं। अब ये इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक रहेगा आपका, यहां पर एफडीआई के रिलेटेड रहेगा आपका टॉपिक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, इसकी डिस्कशन बहुत ज्यादा। 10 में से अगर बताऊं, टेलीनॉर जा चुका है, माइक्रोसॉफ्ट आपका जा चुका है, उबर जा चुका है, क्रीम जा चुका है, यहां पर आप देखें शेल आपका जा चुका है यहां पर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एफडीआई वजह क्या है, रीजंस हम डिस्कस करेंगे कि उसकी रीजंस क्या है। हाँ, उसके बाद हमारे पास रहेगा फोर्थ कनाडा। एक रीजनल लेवल के ऊपर एक यहां पर कह ले कि डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। सारा माजरा कर देखा जाए ना, रेस फॉर आर्किटेक्ट ओशन, अगर बात की जाए कनाडा और चाइना के दरमियान में रिकैलिब्रेशन होने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर अभी चाइना के विजिट पर है, तो इस चीज को यहां पर जो है वो डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये 8 साल के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर यहां पर चाइना के अंदर आ रहे हैं, और ये क्यों आ रहे हैं आपको पता है, किस वजह से आ रहे हैं, है ना। आर्किटेक्ट के अंदर, आर्किटेक्ट ओशन के अंदर क्या हो रहा है कि 4 यहां पर अगर देखा जाए कनाडा, उसके बाद अगर देखा जाए, मैंने ग्रीनलैंड और रेस फॉर पूरा कवर किया है वो लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद अगर देखा जाए आर्किटेक्ट ओशन में जो कंपटीशन चलने वाला है, सबसे पहले आप कनाडा देखें, यूएसए देखें, चाइना और रशिया, चारों का, क्योंकि भाई उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो इसको लेकर अब न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है कनाडा और चाइना की, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अब बर्लिन सेज ट्रांस अटलांटिक टाइज डिसइंटीग्रेटेड, जर्मनी की तरफ से है, वाइस चांसलर ये कह रहा है कि जो आपका ट्रांस अटलांटिक जो टाई है वो यहां पर डिसइंटीग्रेट हो रहा है। उसकी रीजन क्या है, यू नो वेरी वेल कि जो यहां पर हमें डोनरो डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही है, और जिस तरह हमें यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर डोमिनेंट पावर या डिस्कोर्स ऑफ पावर हमें देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये सारा अब यहां पर चेंजिंग आ रही है। यूरोपियन कंट्रीज में जो तहफुजात हैं यूएसए के, वो है, वो चीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले। अब यहां पे जो जर्मनी वाला है, ये बात, ये लेफ्ट, अब राइट और लेफ्ट दोनों का यहां पर चलने वाला, ये मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर चुका हूं, लेफ्ट राइट, जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग, ठीक है, पहले। उसके बाद हमारे पास रहेंगे इंपॉर्टेंट वोकैब, जिनको हम यहां पर लास्ट में डिस्कस करेंगे, लिस्ट का सर, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि पाकिस्तान क्लाइमेट, इसका मैं पूरा जो है यहां पर देता जाऊं ओवरव्यू। नेविगेटिंग ट्रम्प्स यूएनएफसीसी विड्रॉल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान, कैसे भाई, एक तरफ तो वो क्लाइमेट जो भी है, सॉरी, जो आपका क्लाइमेट एग्रीमेंट्स है उनसे विड्रॉ कर रहा है, तो पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज कैसे है, क्वेश्चन इज दैट, है ना भाई। एक तरफ से तो हमारा मुल्क नेचुरल डिजास्टर में गिरा पड़ा है, हमें तो चाहिए लॉस एंड डैमेजेस फंड, है ना, लेकिन यहां पे तो यूएसए विड्रॉ कर लेगा जो मेन कंट्रीब्यूटर है, तो फिर हमें यहां पर लॉस एंड डैमेजेस फंड कहां से मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज कैसे हुई, क्वेश्चन इज दैट,
इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहां पर सबसे पहले देखें, यहां पर यूएनएफसीसी, यूएनओ फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यहां पर यूएसए की तरफ विथड्रॉ किया गया, फिर पेरिस एग्रीमेंट को यहां पर विथड्रॉ किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए COP30 को यहां पर यूएसए की तरफ से अटेंड नहीं किया गया, है ना। तो पूरा अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज से जो हट गया है यूएसए, तो यह अगर देखा जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टोटली जो है इसे, अब यहाँ पे जो है ना राइट विंग हमें नजर आ रहा है कि टोटली अगर देखा जाए जिस तरह वो एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन से पीछे हट रहा, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक वैक्यूम यहाँ पर जो है वो बन रहा है, और उस वैक्यूम को यहाँ पर खला को पुर करने के लिए चाइना, यू नो वेरी वेल, कि मल्टीलैटरल सिस्टम को यहाँ पर इंपावर कर रहा है। अब उसको यहाँ पर मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर आ रहा है और इस खला को पुर करेगा, क्योंकि अगर सोलर रेवोल्यूशन अगर देखना है तो वो चाइना के अंदर देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक कार्स वहां पे देखने को मिलती हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स अगर देखा जाए 90% कंट्रोल करता है, और इसकी एक हेजमनी है चाइना की यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर। अब हो क्या रहा है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो चाइना है वो आगे बढ़ रहा है और रीजनलाइजेशन और मल्टीलैटरल सिस्टम को यहाँ पर इंपावर कर रहा है, जो यहाँ पर खला है उसको यहाँ पर फुल करेगा। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन है। पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज कैसे है, इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान यूएसए के साथ भी अपने रिलेशंस रखना चाहता है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो चाइना के साथ भी रखना चाहता है, दोनों नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान के, तो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमें जो है वो पॉलिसी को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी यहाँ पर शो करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जिस तरह हमारी जो कह ले कि यहाँ पर पॉलिसी चेंज हुई है ना, फॉरेन पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक की तरफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए। ठीक है, अब देखें ग्लोबल फॉल आउट की बात करें, इंप्लीकेशंस फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट आर्किटेक्चर्स, यूएसए विथड्रॉ सिग्निफिकेंटली डैमेजेस यूएनएफसीसी एंड आईपीसीसी। अब इंटर गवर्नमेंटल पैनल की बात कर रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज जो रिपोर्ट आपकी पब्लिश करता है, तो हो क्या है उसने 6 रिपोर्ट अपनी यहाँ पर, उसका काम यह था कि साइंटिफिकली जो है यहाँ पर कह ले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन है पूरी, यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है वो इतना रखना चाहिए 1.5 तक, है ना, ये बात करता है। लेकिन इन सारी चीजों से क्या हुआ, जो कॉमन कॉज है, पूरी इंटरनेशनल कॉमन कॉज है ना, कि इसको यहाँ पर जो इश्यू है, ग्लोबल इश्यू है ना, कि इसको यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एरेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्या किया जा रहा है, यूएसए यहाँ पर विथड्रॉ कर गया, अब यहाँ पर जो खिलाफ है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज स्टैंड कर रहे हैं, और यहाँ पर अब हो क्या रहा है इस चीज को देख लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रिशियल फॉर नेशंस लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए क्या हमें देखने को मिलेगा, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। दिस एग्जिस्ट सिग्नल्स प्रायोरिटाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स threatening global climate actions and handing China an unprecedented opportunity for climate leadership। अब बात समझ में आ गई सारी गेम जो मैं बता रहा था। जियोपॉलिटिक्स रीअलाइनमेंट, यूरोप रिजॉल्व एंड क्लाइमेट चाइना असेंडेंस। अब यहां पर देखना क्या है कि यूरोप इस चीज के ऊपर रेडी है। अच्छा, यूरोप इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो अभी यूएसए का बिहेवियर है ना अभी, तो वो जो है वो कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, कि ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन जो है वो काफी नाराज है अगर देखा जाए तो वेस्ट से, यूएसए से, क्योंकि उनकी पॉलिसीज की वजह से जो यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर अपना एक हेजमनी क्रिएट करना चाहता है, एस्केलेट करना चाहता है, ये यूरोप को चीज समझ में नहीं आती। और स्पेशली अगर वो बात करते हैं तो डॉनरो डॉक्ट्रिन को यूरोपियन कंट्रीज का डिस्कस किया जाता है कि ये बिल्कुल यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट है और इसका नहीं होना चाहिए, ये चीज डिस्कस की जा रही है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया। ठीक है, यहां पर बात की जाए यूरोपियन डिटर्मिनेशन, इस चीज को देखेंगे। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, मजे की बात यह है यहाँ पर कि यूरोपियन कंट्रीज अभी इसके ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर चाइना आ रहा है। अब चाइना सिर्फ जो है ना यूएसए का कंपेटिटर नहीं है, उसको पता है कि यहाँ पर वो यूरोपियन कंट्रीज का भी क्या है, कंपेटिटर है, उनको ये भी लेकर देखना पड़ेगा ना इस चीज को भी, है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज जो खला है, जो वैक्यूम यहां पर कहते, तो यूरोपियन कंट्री कह चुके हैं कि विदाउट अमेरिका के या यूएसए के हम जो है इसको रन कर सकते हैं, इस कॉज को यहां पर खत्म करने की कोशिश करेंगे। यूरोप कंटिन्यूज विद इट्स ग्रीन डील एंड नेट जीरो कमिटमेंट्स प्रिपेयरिंग टू लीड अ क्लाइमेट कोलिशन इंडिपेंडेंटली। वो कहता है कि हम बिल्कुल आजाद जो है वो बिल्कुल आजादी के साथ जो है इसको लेकर आगे चल सकते हैं। लीडरशिप वैक्यूम की बात करें, यूएसए डिपार्चर क्रिएट्स अ वैक्यूम
allowing China to position itself as a champion of multilateralism। सारा जो पूरी ओपिनियन इसके ऊपर स्टैंड कर रही है ना। तो ये एक वैक्यूम यहां पर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये टोटली जो है वो फेवर में जाएगा। चाइनीज डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है, यहां पर चाइनीज डोमिनेंस है भाई। पोर्ट्स के ऊपर देखें, ऑलमोस्ट 120 प्लस पोर्ट्स के ऊपर हेजमनी है चाइना की। इन्वेस्टमेंट देखें, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर देखें, चाइना के इनिशिएटिव देखें, चाइना ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, चाइना सिक्योरिटी इनिशिएटिव, है ना, चाइना ग्लोबल कह ले के यहाँ पर और भी है इनिशिएटिव, लीडरशिप पॉलिटिक्स इनिशिएटिव लिए गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 5 to 6 जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिए गए ग्लोबल लेवल के ऊपर, है ना। इकोनॉमिक भी है, सिक्योरिटी है, गवर्नेंस इनिशिएटिव है, ये तो तीनों है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी 2022 क्या हुआ फ्लड्स के अंदर, ये मैं पहले थोड़ा सा बता दूं, पहले भी हम डिस्कस करते रहते हैं। पाकिस्तान के पास 5 यहां पर पॉइंट है स्ट्रेटेजिक रिस्पांस के लिए। 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और सारा मैटर यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट्स रहेंगे हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं, इस चीज को देखना पड़ेगा। सबसे पहला थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू लेंगे हमारा फ्लड 2022 का, ठीक है। देन हमारा थोड़ा सा 25 को भी टच देंगे। 25 में क्या हुआ, 22 के अंदर क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 33 मिलियन लोग यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। 33 मिलियन लोगों की यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुई। उसके बाद $30+ बिलियन यहां पर लॉस हुआ पाकिस्तान का 2022 के अंदर, जिसके अंदर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह, एग्रीकल्चर सारा डैमेज, ठीक है। उसका लाइफ स्टॉक A to Z चीज है, कवर करके बनता है $30+ बिलियन। उसके बाद बात करेंगे यहां पर जो फाइनेंस रिक्वायर्ड की बात की गई है वो $565 बिलियन फाइनेंस रिक्वायर्ड यहां पर है। पाकिस्तान मस्ट रिस्पॉन्ड विद डिप्लोमेटिक सॉरी डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। 3 चीजें चाहिए पाकिस्तान को। जब यहां पे डिप्लोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कैप्टिवेटिंग भी है। उसके बाद है डोमेस्टिक मोबिलाइजेशन एंड थर्ड वन इज रीजनल कोऑपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग दिस क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी फॉर स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड स्ट्रेंथ, पोजीशनिंग एंड स्ट्रेंथ। तो यहां पर पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, फायदा उठाना चाहिए इसी से, है ना। स्ट्रेटेजी को दोनों को बैलेंस अप्रोच के साथ रखते, क्योंकि चाइना आगे जो है वो अपना कह लेके रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर वैसे कंपेटिटर compete कर रहा है। तो 5 यहां पर जो हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनको डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डाइवर्सिफाई क्लाइमेट पार्टनरशिप, 2 चीजें देखे हो क्या रहा है। प्रायोरिटाइज पार्टनरशिप विद यूरोपियन कंट्रीज एंड यूके फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड क्लाइमेट फाइनेंस। पाकिस्तान को अपनी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा क्लाइमेट पार्टनरशिप को। सबसे पहले यूके और यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है मिल बैठना पड़ेगा, और टेक्निकल असिस्टेंस की बात की गई है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्लाइमेट फाइनेंस की बात करनी चाहिए, फर्स्ट नंबर। सेकंड यह है कि डीपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, तो यह इंपॉर्टेंट है। CPEC को एज पॉसिबल एज यहां पर कंप्लीट किया। सीकिंग कटिंग एज ग्रीन इन्वेस्टमेंट, CPEC फ्रेमिंग क्लाइमेट एक्शंस एज ए इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, इस चीज को यहां पर सेकंड हमारे पास रहेगा। एक्सेलरेट डोमेस्टिक रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, डेवलप इंडिजिनस कैपेसिटी एंड एक्सपैंड पांडा बॉन्ड्स, इट्स $5 बिलियन हमें 2030 तक रखते हैं, जो हमारे क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। उसके बाद है रिवाइटलाइज रीजनल कोऑपरेशन, पाकिस्तान को चाहिए रीजनल लेवल के ऊपर अपने रिलेशंस को बहाल रखे, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी यही कहती है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और उसको रिकैलिब्रेट यूएसए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। और 5th नंबर पर आता है कि रिकैलिब्रेट द यूएसए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। 5 ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह हमें यहां पर यूएसए ने विथड्रॉ किया क्लाइमेट चेंज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में, कि जिस तरह यहां पर ट्रंप की अगर पॉलिसीज भी देखी जाए तो उसके अंदर भी आप लाजमी डिस्कस करेंगे कि जिस तरह यहां पर क्लाइमेटिक एग्रीमेंट से जो है यहां पर विथड्रॉ किया गया यूएसए की तरफ से, तो वो आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर लाजमी क्वेश्चन आएगा यूएसए के रिलेटेड, और ये चीजें आप लाजमी डिस्कस करेंगे, स्पेशली जो अगर ट्रंप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें आएंगे हमारे पास। अब बात करेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट रहेगा एंड ऑफ स्टेबिलिटी। हम ये बात पहले भी कहते हैं, अब भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी देर तक आप फॉरेन एड्स, बेल आउट प्रोग्राम्स, या अगर कह लें कि यहाँ पर फंड्स हमें मिलते रहे,
तो यहाँ पर अगर लोन मिलता रहा तो हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज तो कर जाएगी, लेकिन ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी। या आपके जितने भी एक्सपर्ट हैं, थिंक टैंक है, स्टेक होल्डर्स, आप बड़ा क्लैरिटी के साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं और बड़ा अच्छा एनालिसिस भी करते हैं। तो देखा जाए तो इकोनॉमी आपकी ग्रोथ नहीं कर पाएगी जितनी देर तक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना बॉन है ना। तो अगर जितनी देर वो कह ले के इंडस्ट्रियल सेक्टर को आप अपलिफ्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक रिस्ट्रक्चर अगर नहीं किया गया, पॉलिसीज को, टैरिफ को नहीं रिस्ट्रक्चर किया गया, टैक्सेशन को नहीं दिया गया, देखा गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अगर नहीं जो है वो कह ले के इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगी। यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबलाइज तो हो जाएगी लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, ये चीज है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक चीज मैं और बता दूं, जो एस्पिरेंट्स का फियर है ना कि इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना। अच्छा, हमें पढ़ा भी है, बता भी दिया गया कि ये इकोनॉमी का कंट्रोवर्शियल है। भाई नहीं है कंट्रोवर्शियल, उसकी वजह यह कि टेक्निक होनी चाहिए। यहां पर स्टूडेंट एस्पिरेंट को यह डर है कि बहुत सारे स्टैट्स चाहिए सर, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर चाहिए। नहीं भाई, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको 10 to 12 अगर हो तो मोर देन इनफ है। एक तो आपको जीडीपी ग्रोथ पता होना चाहिए, फिर आपको एक्सपोर्ट कितनी है, इंपोर्ट कितनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, ट्रेड डेफिसिट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है हमारा, इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है, पब्लिक डेट कितना है, सर्कुलर डेट कितना है, मोर देन लॉन्स कितने ले रहे हैं हम। बस ये चीजें कवर है तो आपका एनालिसिस कवर है। और ये कवर होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो भी रिसेंटली जो हमारा अपलोड होता है, उसको आप देखें। इसी रिसोर्स से ही यहाँ पर डान के अंदर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और इसी का ही हवाला दिया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, फलां 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 इन्फ्लेशन ये है, ये इतना डोमेस्टिक है, इतना यहाँ पर एक्सटर्नल डेट है, टोटली यहाँ पर डिस्कशन की जाती है ना। जो ट्रिकी हैं, जो स्मार्ट स्टूडेंट है ना, वो इकोनॉमी का क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट करें। उनको पता है कि ये 10 to 12 यहाँ पर फैक्ट, स्टैट एंड फिगर्स, सारी स्टोरी इसके पीछे ही घूमती है, इसके अराउंड ही घूमती है ना। तो ये लाजमी करें। मैंने पूरा लेक्चर कवर किया जो फियर है ना इकोनॉमी को लेकर। अच्छा, मजे की बात है, अब जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ना, वो जियो इकोनॉमी की तरफ जो शिफ्ट हुई है, तो टोटली अगर देखा तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के अंदर इकोनॉमी का रिलेटेड 110% वो क्वेश्चन लाजमी ऐड करेगा, चाहे किसी को, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर करे, जियो इकोनॉमिक से लेकर करे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से लेकर करे, जैसे मर्जी करे, वो लाजमी करेगा, ये ख्याल रखना है। ठीक है, तो डिबेट बर्डन अगर बात की जाए तो हमें यहां पर नजर आ रहा है कि $7.1 बिलियन जो है यहां पर डेट लिया गया, जिसके ऊपर क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी यहां पर स्टेबलाइज कर गई। अब क्या है, अब तो हमें डेट नहीं मिल रहा ना फॉरन, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर इकोनॉमी जो है एंड ऑफ स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो एक कह लेके पीक लेवल हमें नजर आ रहा था स्टेबलाइजेशन का। और ये मलिया लोधी साहब का भी जो कह लेके साहिबा का एक ओपिनियन आई थी, उनको भी हमने यहाँ पर एनालाइज किया था, तो वो भी यही बात उनका अकॉर्डिंग भी कि जब हमें फॉरेन एड्स या बेल आउट प्रोग्राम मिलते हैं तो एकदम से हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज चली जाती है। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट अप करना चाहिए, हमारी कह लें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है ना ग्रोथ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेजाइल एक्सटर्नल बैलेंस है, उसके बाद स्टैग्नेंट ग्रोथ है, लैक ऑफ रिफॉर्म्स है, ये सारी चीजें जो है हम ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, ऑलरेडी मैंने ऊपर इसका ओवरव्यू भी दे दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर औरंगजेब साहब जो बात करते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे हम। यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है बेसिकली, आजकल आप डिबेट सुन रहे होंगे, औरंगजेब साहब भी काफी पॉडकास्ट में जो वो बता रहे होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पर जो है कि मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिकली क्यों यहाँ से एग्जिट कर रही है। मेन रीजंस देखेंगे, इसके पीछे कॉजेज क्या है। फाइनेंस मिनिस्टर आउटलाइन पाकिस्तान स्ट्रेटजी फॉर इकोनॉमिक रिविटलाइजेशन एड्रेसिंग चैलेंजेस सच एज मल्टीनेशनल कंपनीज exist while highlighting ongoing reforms and future opportunities. Challenges exist अगर देखा जाए, multinational companies have existed पाकिस्तान due to, आप रीजन देखें, सबसे पहले हमारे पास रहेगा हाई टैक्स की वजह से, एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से, और उसके बाद इनफ्लेक्सिबल बिजनेस मॉडल्स। तीन चीजें मल्टीनेशनल कंपनीज, यहां पर ये इकोनॉमी का रिलेटेड टॉपिक रहेगा अगर कोई ऐड कर रहा है, लेकिन यह है कि इनफ्लेक्सिबल मॉडल, यहां पर जो कहते हैं ना फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो यहां पर नजर नहीं आता। क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है कि हाइब्रिड सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, हाइब्रिड सिस्टम है ना। अब हाइब्रिड सिस्टम यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए प्रोक्टर, उसके बाद गैम्बल, इली, शेल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर, उबर, करीम, यामाहा मोटर, पाकिस्तान, ये सारे एग्जिट कर चुके हैं, कुछ तो एग्जिट कर रहे हैं।
तो ये अकॉर्डिंग टू औरंगजेब साहब यहाँ पर यही चीज कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पर अपने यहाँ पर चीजों को कवर करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे, टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनर्जी की कॉस्ट उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और इनफ्लेक्सिबल जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर रिफॉर्म्स क्या क्या लेकर आ सकती है? सबसे पहले अगर देखा जाए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, लॉन्ग टर्म के लिए इनिशिएटिव जो लिए जा सकते हैं। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की अगर बात की जाए तो 24 और जो है स्टेट और एंटरप्राइजेस अंडर डिस्कशन है कि इनको यहां पर प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए। तो 24 है, कितने यहां पर 24 है। टैरिफ रिफॉर्म्स की जरूरत है। टैरिफ रिफॉर्म्स की तो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया कि पाकिस्तान के जो 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सुपरफिशियल है, उनको दोबारा रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, क्योंकि जो टैरिफ है वो यहाँ पर कम नजर आ रहा था, उनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। डिजिटलाइजेशन एंड डेट मैनेजमेंट, इसको देखना पड़ेगा। जितना भी डिजिटल सिस्टम तो आना इंट्रोड्यूस करवाना ही पड़ेगा, वो तो एक कॉमन डिबेट बन चुकी है अब। लेकिन यहाँ पर जो डेट है उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा सारा, ठीक है। ये चीज भी हमें नजर आ रही है। अब बात करेंगे, हमारे पास रहेगा कनाडा। यहां पर देखने वाले हैं रेस फॉर द आर्किटेक्ट ओशन। कनेक्ट कर दिया, लेकिन ये चीज इसमें नहीं है, लेकिन इसको हम कनेक्ट करके ताकि आपको वो चीज भी क्लियर हो जाए। उसके ऊपर मेरा ग्रीनलैंड क्यों, वाई यूएसए या ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड, इसके ऊपर मैंने डिटेल में लेक्चर दिया है कि रेस फॉर द आर्किटेक्ट ओशंस एंड डोनरो डॉक्ट्रिन को जो कनेक्ट करके एनालिसिस किया है, काफी कंपैक्ट है, वो लाजमी लेक्चर लीजिएगा, करंट अफेयर और उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कनाडा प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा का है 8 साल के बाद जो है चाइना का विजिट करते हैं। मैं पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं उसका। 8 साल के बाद अभी चाइना का विजिट कर रहे हैं, उसके पीछे रीजंस क्या? पहली जो इनके मीटिंग होती है यहां पर हमें देखने को मिलती है वो होती है एपेक, जब एशिया पैसिफिक यहां पर मीटिंग होती है जनूबी कोरिया के अंदर। और उसके फिर क्या होता है कि वहां पर दोनों के दरमियान में यहां पर जो है वो टाई होता है। लेकिन फिर क्या होता है 2017 के अंदर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं कनाडा के, वो यहाँ पर विजिट करते हैं। लेकिन मामला फिर खराब कहां से होता है, इस चीज को डिस्कस करना है। हुआ क्या कि 2018 के बाद क्या होता है, हवावे कंपनी यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि वो यूएसए के अंदर क्या हुआ कि मेन ऑफिशियल को यहाँ पर अरेस्ट किया गया यूएसए की तरफ से। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चाइना ने यहाँ पर 2 जासूस पकड़े कैनेडियन। इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कनाडा और जो चाइना के रिलेशंस है वो यहाँ पर डिस्टॉल्ट हुए, यहाँ पर काफी तोड़ फोड़ का नुकसान हुआ यहाँ पर दोनों के रिलेशंस की, ठीक है। तो अब जो रिलेशंस फ्रेगमेंट हुए यहाँ पर दोनों के, अब दोबारा रिकैलिब्रेशन हो रही है। और यहाँ पर देखा जाए मार्क कॉर्नी बीजिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, और ये फर्स्ट कह ले कि बाय कैनेडियन लीडर्स 8 years सिग्नलिंग पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट आफ्टर years ऑफ स्ट्रेंड टाइज। इस चीज को देखेंगे जो एकदम से रुके हुए थे 8 साल के बाद देख रहे हैं डेवलपमेंट। देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये हो क्या रहा है, आर्किटेक्ट ओशन के अंदर बेसिकली 4 कंपेटिटर हमें नजर आते हैं। अब आर्किटेक्ट ओशन जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, आपका नॉर्थ पोल के ऊपर है ना, नॉर्थ पोल उधर है ना। तो अब हो क्या रहा है कि कनाडा, चाइना और उसके बाद रशिया और यूएसए चारों कंपेटिटर है, उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। अब चारों का कंपटीशन लगा हुआ कि उनको कैप्चर करना। अब हो क्या रहा है कि कनाडा अब जो शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर चाइना की तरफ, उसको पता है कि चाइना जो है यहाँ पर कंपेटिटर है यूएसए का। और अगर देखा जाए तो तकरीबन इसकी हेजमनी ही हर तरफ में नजर आ रही है चाइना की। तो वो क्या कर रहे हैं, जो यूएसए का रीजनल लेवल के ऊपर जो बिहेवियर है ना, उनको डर है कि कनाडा को कि कहीं ये हमारी तरफ ना आगे जो है ना डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए यूएसए की तरफ से। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर चाइना के साथ रिकैलिब्रेशन की बात की रिप्रोचमेंट हमें देखने को मिलती है। लिंगरिंग टेंशंस रिलेशंस डिटोरिएटेड पोस्ट 2018 फॉलोइंग हवावे एग्जेक्टिव अरेस्ट। यहाँ पर चाइना रिटेलिटरी डिटेंशन एलिगेशंस ऑफ इलेक्शन इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो कनाडा के अंदर देखने को मिली, चाइना ने की। उसके बाद इकोनॉमी रियलिटी की अगर बात की जाए, चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा फेल 10% जो है नीचे गिर चुकी है जब से इनके दरमियान मामला 2008 के 18 के अंदर देखने को मिले। फिर यहाँ पर हमें कह ले कि इंटरफेरेंस इलेक्शन के अंदर देखने को मिली चाइना की तरफ से कनाडा के अंदर। तो ये चीज है, तो 8 साल के बाद इनके दरमियान में रिकैलिब्रेशन हो रही है, और मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं कि किस वजह से हो रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरह ये एक यूएसए का नेबर कंट्री है ना, वो उठकर चाइना के साथ रिकैलिब्रेशन करेगा,
तो आप देखें रीजनल लेवल जो कह ले कि हेजमनी बनाना चाहता है यूएसए, उसको कितने थ्रेट होंगे, है ना, इस चीज को देखना इंपॉर्टेंट है। अब चाइना जो यूएसए की जो डॉनरो डॉक्ट्रिन है ना, वो यहां पर देखेंगे कि जो चाइना किस तरह यहां पर इंटरफेरेंस नजर आती है कनाडा के अंदर और इनकी रिकैलिब्रेशन हो रही है अकॉर्डिंग टू पूरा आर्टिकल हमारा ये रहेगा, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास रहेगा बर्लिन से ट्रांस अटलांटिक टाइज डिसइंटीग्रेटेड। अब देखें वेनेजुला केस आपके सामने डेली बेसिस के ऊपर हमने बहुत एनालिसिस किया उसका, रिच रिसोर्सेज है यहाँ पर जी, ऑयल रिजर्व्स है, सारा कुछ किया है, हेजमनी डिस्कस कर ली, डिस्कोर्स ऑफ पावर हमने डिस्कस कर लिया, यूएसए को क्या थ्रेट है, फ्यूचर क्या प्लानिंग है उनका, उनको लेकर उन्होंने पूरी यहाँ पर जो है वो कवर किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर बर्लिन सेज ट्रांस अटलांटिक टाई डिसइंटीग्रेटेड, इस चीज को हम, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि चाइना वाइस चांसलर है वांट्स डिसइंटीग्रेटेड अलायंस सिग्नलिंग सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो कह ले क्या सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अभी हुआ क्या, वजह पता क्या बनी, अब यूएसए की जो डॉनरो डॉक्ट्रिन जो कन्वर्ट हुई है, किससे हुई है, कन्वर्ट फ्रॉम किससे हुई है, बेसिकली मोनरो डॉक्ट्रिन से, ठीक है। अब डॉनरो डॉक्ट्रिन वो ओपनली बोल रहे हैं कि ये बेसिकली ऑपोजिट है, अपोज करती है, मतलब अगेंस्ट है यूरोपियन कंट्रीज के, रशिया के और चाइना के। अब ये यूरोपियन कंट्रीज को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद उनका जो स्टांस था कि ग्रीनलैंड को यहाँ पर हमें चाहिए, यहाँ पर ट्रंप की स्टेटमेंट्स हमें इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू हमें सारी देखने को मिलती है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ये हमारी यहाँ पर जो है ना वो मिलिट्री बेसिस है, हम शुरू से इसके ऊपर काम, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने डिस्कस किया है पहले, काफी कवर मैंने किया है, इसको एनालिसिस भी किया है। तो अब हो क्या रहा है कि जो जर्मनी के वाइस चांसलर है उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा है कि जो ट्रांस अटलांटिक जो यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है, तो वो क्या है कि बेसिकली बिल्कुल डिसइंटीग्रेटेड है। उसकी वजह यह क्या है कि यूएसए का जो बिहेवियर है वो हमें यहाँ पर देखने को, अच्छा दोस्तों एक और बात भी बता लो, ये वही जर्मनी था जो नाजी जर्मनी हमें नजर आते हैं। तो ये क्या हुआ था 1940 के अंदर जो है यूएसए ने ग्रीनलैंड को बचाया था इनसे, ये नाजी जर्मनी से, और अब जो है अब वही दोबारा जो है ना चीजें यहां पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। जर्मनी वाइस चांसलर वांट्स दैट ट्रांसअटलांटिक अलायंसेस इज डिसइंटीग्रेटेड, कॉलिंग इट हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ अपहीवल अंडर द करंट यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोफाउंड अपहीवल की बात की जाए तो ट्रेडिशनल ट्रांसअटलांटिक रिलेशनशिप इज एक्सपीरियंस्ड मोर प्रोफाउंड अपहीवल एंड देन प्रीवियसली एडमिटेड, एक्टिवली ब्रेकिंग डाउन। जर्मन कंसर्न ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर लैरिस किंगबेली क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस इंटेंसिफाइड आफ्टर अ रीसेंट विजिट to Washington and reflecting deepening concerns within a SPD lead and coalition। अब ये बेसिकली लेफ्ट विंग वाले, ये लेफ्ट विंग वाले ऑलरेडी जो है वो राइट विंग वालों के अगेंस्ट है। एक चीज मैंने ये राइट विंग और लेफ्ट विंग को जो है वो पहले डिस्कस किया हुआ। राइट विंग वाले जो टोटली फोकस्ड होता है, कंजर्वेटिव है, नेशनलिज्म के ऊपर फोकस रहेगा, प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर फोकस रहेगा, फ्री मार्केट की इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करेंगे, है ना। अगर टोटली अगर देखा जाए जिस तरह हमें इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर स्ट्रिक्टनेस देखने को मिली, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट वाले देखा जाए तो काफी सोशल चेंज की बात करते हैं, रेवोल्यूशनरी की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये वही चीजें जो जो आपका लेफ्ट विंग है वो ये पार्टी है, ठीक है, जर्मनी के अंदर जो बिल्कुल अपोज है, क्योंकि रिपब्लिकन जो आपकी पार्टी है यहाँ पर यूएसए के अंदर वो हमें या राइट विंग को सपोर्ट करती हुई नजर आती है, जिस तरह इसकी पॉलिसीज है, प्रोटेक्शनिज्म को लेकर नेशनलिज्म है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं है, उसके बाद यहाँ पे विड्रॉ किया गया, इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर हमारे पास वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम जो डिस्कस डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, हमारे न्यू वर्ड्स ऐड करते हैं जो हमारे राइटिंग स्किल के अंदर हम वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, उसके बाद हम अपनी वोकैब को इनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहेगा थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग और चॉकिंग, फोर्सफुली दबा देना या जोर से क्या सख्ती से रोक देना, ठीक है। उसके बाद है प्रेपलेंट। प्रेपलेंट का मतलब होता है सबस्टेंस दैट ड्राइव्स और पुशेस समथिंग फॉरवर्ड, ठीक है, चलाने वाला, ठीक है, ड्राइवर को बोल सकते हैं हम, फ्यूल है ना। अनअबेटेड का मतलब होता है कंटिन्यूइंग विदाउट वीकनिंग, बिला कमी जो है वो जारी रहना। अनडिमिनिश्ड, अनचेक्ड, ठीक है, लगातार जारी रहना। स्लगिंग का मतलब होता है यहाँ पर वर्किंग विद ग्रेट एफर्ट, सख्त मेहनत करना, टालेंग या ग्राइंडिंग, ठीक है। मैंने कल एक वर्ड पढ़ाया था सेजुलेस। सेजुलेस जो होता है ना वो डिलीजेंट को बोला जाता है, इंडस्ट्रियस को बोला जाता है, मेहनती को बोला जाता है, तो सेजुलेस को यूज किया करें। अनफ्रेल्ड का मतलब होता है स्प्रेड
ओपन आउट, खोला जाना, या अनरोल्ड या स्प्रेड की बात की गई है। अनफरल्ड आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, फरल्ड, ठीक है। उसके बाद है रिफर्बिश्ड, रिफर्बिशमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर रिफर्बिश्ड, रिस्टोर्ड या इंप्रूव्ड, यहाँ पर ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर मरम्मत करना, रेनोवेटेड या रिन्यूअल करना। इंसीडियस, इंसीडियस का मतलब होता है ग्रेजुअली हार्मफुल या डिसेप्टिव को बोला जाता है, ठीक है। स्नीकी या ट्रेशियस। उसके बाद कमोडियस, कमोडियस होता है स्पेशियस, रूमी जगह होना, ठीक है। उसके बाद ऑसिलेटेड, ऑसिलेटेड का मूव्ड बैक एंड फोर्थ, ठीक है, आगे या पीछे होते रहना, ठीक है। फ्लैक्चुएशन हमें जो नजर, स्विंग या स्विंग उसके कह सकते हैं। उसके पास हमारे पास वर्ड आएगा नेक्स्ट, वेज्ड। वर्ड हमारे पास क्या है, वेज्ड। वेज्ड बेसिकली टाइटली स्टक और जैम्ड, फंस जाना, दब जाना, ठीक है, जैम कर जाना। डिसर्नेबल, डिसर्नेबल का मतलब था एबल टू बी नोटिस्ड और परसीव्ड, नोटिसेबल या डिटेक्टेबल को बोला जाता है, जिसको आसानी से जो कह लेके डिटेक्ट किया जा सकता है, वाजे बिल्कुल। एम्बिवेलेंट आपका ऑलरेडी एमपीटी के अंदर आ चुका है, यहाँ पर ये काफी ओल्ड भी है, बहुत टाइम ये हमने डिस्कस किया पहले भी। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स को बोला जाता है, अनसर्टन या कॉन्फ्लिक्टेड। ये स्क्वेल, स्क्वेल आपका 20 इयर्स, अगर मैं पहले भी कहता अगर आप पास पेपर करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्क्वेल आपको वर्ड मिलेगा। सडन वायलेंट स्टॉर्म, अचानक आंधी आ जाना, तूफान। अबैटमेंट, अबैटमेंट बेसिकली लॉ की टर्म है, जो किसी को उकसाना के ये जुर्म करो, ये काम करो, ठीक है, अबैटमेंट। अर्केन, अर्केन का मतलब होता है नाउन बाय वेरी फ्यू, ऑब्सक्योर, वेल थोड़े कम लोगों के द्वारा जाने जाना, ऑब्सक्योर, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा एस्टेरिक, एस्टेरिक जो है इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, एस्टेरिक। उसके बाद सोफिज्म, सोफिज्म का मतलब होता है यहाँ पर फॉल्स बट क्लेवर आर्गुमेंट, फ्रेब आमेज दलील, फैलेसी, ऐसी दलील देना कि सामना वाला घबरा जाए लेकिन हो बिल्कुल डिसेप्टिव, उसको बोला जाता है सोफिज्म। सोफिज्म काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब होता है यहाँ पर रूड और डिसरिस्पेक्ट, इंप्यूडेंट या एरोगेंट को यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंसोलेंट, यहाँ पर गुस्ताख को बोल सकता है, प्रूडेंट को बोल सकते हैं, इम्प्रूडेंट को, ठीक है। तो ये काफी रूड को बोल सकते हैं। तो ये हमारी वोकैब है, डेली बेसिस के ऊपर लाजमी किया करें और एक कमेंट लाजमी किया करें। एंड थैंक यू सो मच।